एपिसोड 51 जोड़ 60 अध्याय 51 आओ खेलें। जब मिंग ने सेक्रेटरी का व्यवहार देखा तो मन ही मन उसे हंसी आ गई। वह समझ गई कि सेक्रेटरी मिस जी कहकर क्या कहना चाह रही है। सचिव को आश्चर्य हुआ जब उसने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें उससे हटा लीं, मानो उसने सुना ही न हो कि वह क्या कह रही थी। सेक्रेटरी के चेहरे के भाव उतर गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंग लिवेई के सामने कुछ भी न सुनने का नाटक करेगा। जब लिवेई ने सुना कि जीशु सचिव ने मिंग को क्या कहा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह गुस्से से उसे घूरने लगा। जीशु उसका काला चेहरा देखकर कांप उठी। गुस्से से उसकी ओर देखते हुए लिवेई ने कहा, श्रीमती जिन। जीशु, आह, मैंने कहा वह मिसेस जिन है, मिसेस जी नहीं, इसलिए उन्हें मिसेस जिन कहें, लिवेई ने निश्चित रूप से कहा। जब लिवेई ने यह कहा तो सबने सुना और उसके खतरनाक आभामंडल से डर गए। उन्हें समझ आ गया कि इस लड़की को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसने बॉस को अपने वश में कर लिया है। अब से वे उसका अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने जीशु को दया से देखा। आखिरकार सचिव होना एक बहुत ही सम्मानजनक काम है, क्योंकि वही हमेशा उसके शेड्यूल के बारे में जानती है और उससे बात भी कर सकती है। पहली बार लिवेई ने उसे इस तरह डांटा है और वैसे भी वह उसे पसंद भी करती है। इस तरह डांट खाना उसके लिए बेहद अपमानजनक है। ... जब लिवेई ने उसे यह बताया तो वह एक बार फिर मिंग की ओर मुड़ी और उसका अभिवादन किया। सुप्रभात श्रीमती जिन, उसने झुककर अभिवादन किया। जब उसने उसे नमस्ते किया तो मिंग ने उसकी तरफ मुड़कर सिर हिलाया। उसने उसे नमस्ते करने की जहमत भी नहीं उठाई। वह ऐसा क्यों करेगी? वह ऐसे लोगों से बात नहीं करेगी जिन्हें वह पसंद नहीं करती। यही एक बात है जो जी मिंग और झाओ मिंग के बीच उनके नामों को छोड़कर आम है। लिवेई ने उसके बेपरवाह व्यवहार को देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह जानता था कि अगर यह बूढ़ी मिंग होती तो वह सेक्रेटरी को डांटती या उससे लड़ती, लेकिन उसने उसकी तरफ देखने की जहमत ही नहीं उठाई। इस तरह के लोगों से निपटने का यह बहुत ही शानदार तरीका था। ये वाकई मिंग शैली जैसा है। फिर उसने अपनी सेक्रेटरी की भी परवाह नहीं की और मिंग को अपने ऑफिस रूम में ले गया। जीशु के कुछ कहने से पहले ही उसने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर घुस गया। लेकिन ऑफिस में कुछ ही कदम चले थे कि तभी उस आदमी को अपने ऑफिस के अंदर देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये जी जिनी थी। उसका चेहरा काला पड़ गया, साथ ही वह घबरा भी गया। वह नहीं चाहता था कि मिंग उसे गलत समझे। उसने चिंतित होकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा भावशून्य था। वह सामने खड़ी लड़की को सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। उसे नहीं पता कि वह क्या सोच रही है, लेकिन एक बात तो उसे पक्की थी कि वह गुस्से में थी। जब शिनई ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने अपने कपड़े ठीक किए और उसके ऑफिस डेस्क के सामने आकर उसका स्वागत किया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन जब उसने जी मिंग को उसके साथ देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे के भाव रोने से भी बदतर हो गए। लेकिन जल्द ही उसने अपना संयम संभाला और मिंग की तरफ देखकर मुस्कुराए। उसे लगा कि वह उसकी सौतेली बहन है और उसे नमस्ते कहने की ज़रूरत नहीं है। भले ही वह महिला बॉस है, लेकिन वह उसकी बहन भी है। उसने मिंग की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन, आप लिवेई के साथ आने के लिए यहाँ आए हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि कोई ठंडी निगाहें उस पर पड़ रही हैं, वह तुरंत ही ठिठक गई। लिवेई उसे ठंडे चेहरे से देख रहा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ, पर उसने उसे लिवेई कहकर पुकारा, मानो उसका उससे कोई बहुत करीबी रिश्ता हो। मिंग ने ठंडे स्वर में कहा, लिवेई। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए लिवेई के कुछ कहने से पहले ही मिंग बोल पड़ी, इसलिए वह शांत हो गया। वह उसके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार था। वह बस जी शिनई को ऐसे देख रहा था जैसे किसी मूर्ख को देख रहा हो। वह जानता था कि मिंग उसे नहीं छोड़ेगी। शिनई ने अपराध बोध से कहा, मेरा मतलब है सर, मेरा इरादा उसे नाम से पुकारने का नहीं था, लेकिन मैंने गलती से बोल दिया। यह एक गलती थी, मुझे माफ़ करना बहन। कृपया गुस्सा मत होइए, यह एक शुद्ध गलती थी, कृपया गलत मत समझिए। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कोई गलती हुई हो, लेकिन उसने जानबूझकर मिंग को गुस्सा दिलाने और उसके और पूरे ऑफिस के सामने खुद को शर्मिंदा करने के लिए उसे नाम से पुकारा। मिंग चिल्लाएगा और वह शिकार बन जाएगी क्योंकि यह सिर्फ एक गलती थी। लेकिन मिंग उसके इरादों को साफ समझ गया था। मिंग उसे देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराए, ओह, माफ़ मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिरकार वो तुम्हारा जीजा है तो तुम्हें उसके करीब रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि अब से तुम उसे जीजा ही कहो, क्योंकि मुझे बहुत डर है कि कहीं लोग तुम्हारे और उसके रिश्ते को गलत न समझ लें। वो रुकी और बोली, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी पत्नी है, लेकिन लोग सोचेंगे कि तुम अपनी बहन के पति को बहका रही हो। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा पर ही असर पड़ेगा। मिंग ने खिली हुई मुस्कान के साथ कहा और ऐसा लग रहा था जैसे उसे शिनई की छवि की सचमुच परवाह है, इसीलिए वह उसे सलाह दे रही है। उसकी मुस्कान इतनी खिली हुई थी कि शिनई भी उलझन में पड़ गई। लिवेई ने उसकी बात सुनी तो उसके होंठ सिकुड़ गए। उसके मुंह से निकला पति शब्द शहद जैसा लग रहा था। उसने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। मिंग की बातें सुनकर जिन्नी ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मिंग ने सोचा, हाँ, तो तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो चलो खेलते हैं। अध्याय 52 भाई भाई। ऑफिस का कमरा खुला था, इसलिए मिंग की बात सुनकर सभी डर के मारे दंग रह गए। मिंग की बात सच लग रही थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये देखकर शिनई चिढ़ गई। वह हकलाने लगी और मिंग को उलझन भरी नज़रों से देखने लगी। उसने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बहन, तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी बॉस को रिझाने की कोशिश नहीं की, शिनई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जो बहने ही वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो।
लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी और दयनीय बनकर अपना पक्ष बदलना चाहती थी और सारा दोष मिंग पर डालना चाहती थी। और उसे जीजा कहने की बात तो वो कभी नहीं कहेगी। हाँ, एक दिन वो मेरा होगा और फिर मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कहाँ है, कुतिया, शिनाई ने मन ही मन सोचा। जब मिंग ने देखा कि वह स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है तो उसने उपहास किया। फिर वह शिनाई की ओर चल पड़ी। उसकी आभा बहुत ही प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण थी। एक बार तो शिनाई भी चौंक गई, क्या वह वही पहले वाली मिंग है? मिंग उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखने लगी। उसने कहा, मुझे पता है तुमने अपने जीजा को नहीं बहकाया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आखिर वो तो तुम्हारा जीजा है। उसने जानबूझकर जीजा पर ध्यान केंद्रित किया। फिर आगे बोली, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और पहले मैं हमेशा सारे बोझ और सब कुछ आप पर छोड़ देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आप इसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और व्यापार जगत में कुछ संबंध बना सकते हैं। लेकिन जब वह रुकी तो सभी उत्सुक हो गए। उनकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर रुक गई। उसने चिंतित भाव से कहा, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं कि लोग सोच रहे हैं कि आप और लिवेई एक दूसरे के साथ हैं और मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ। उसने व्यथित भाव से कहा। सब चौंक गए। उसने जो कहा वो सही था। उन्होंने यही मान लिया था, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेबाकी से कहेगी। शिनाई बहन, आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। उसने लिवेई की तरफ देखा, लेकिन वह मिंग को कोमल निगाहों से देख रहा था। उसने सोचा था कि वह मिंग को इतनी रूखी बातें करने के लिए डांटेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे अपनी कोमल निगाहों से देख रहा था और उसे इससे नफरत थी। वह मिंग को प्यार भरी नजरों से कैसे देख सकता था? उसकी आंखों को अनदेखा करते हुए मिंग ने आगे कहा, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं लिवी पर विश्वास करती हूँ और वह मुझे छोड़कर मेरी बहन के पास क्यों जाएगा जब वह मुझसे इतना प्यार करता है। और सिर्फ हमारे कुछ झगड़ों और मेरे ज्यादा पार्टियों में न जाने की वजह से लोगों ने मान लिया कि मेरे पति मुझे पसंद नहीं करते। और उससे भी ज्यादा, क्या वह तुम्हारे बहकावे में आ जाएगा? उसने भयावह नजरों से देखा और उसे सिर से पैर तक परखा। ऐसी नज़र किसी को भी आसानी से असहज कर देगी। वजी शिनई का मजाक उड़ा रही थी। हालांकि जी शिनई बहुत खूबसूरत थी, फिर भी वजी मिंग से पीछे रह गई। पहले मिंग बहुत मेकअप करती थी, लेकिन अब उसका ड्रेसिंग सेंस बदल गया है। वह और भी खूबसूरत हो गई है। वे दोनों एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अंतर आसानी से देखा जा सकता था। मिंग की बातें सुनकर लीवेई हंस पड़ा। उसे पता था कि उसका क्या मतलब था। हालांकि शिनई खूबसूरत थी, लेकिन मिंग के शरीर का आकार एकदम सही था। जहां जरूरत थी वहां उसका आकार भी सही था। ये सोचकर उसे तौलिया वाला दृश्य याद आ गया और उसकी आंखें गहरी और जोश से भर गईं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उधर जब शिनई ने लीवेई की खिलखिलाहट देखी तो गुस्से और शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। शुरू में तो वह चाहती थी कि लीवेई उसका साथ दे और मिंग को डांटे, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि खिलखिला रहा था। ऑफिस में सभी ने मिंग की बात सुनी। महिला कर्मचारी इस बात पर मुस्कुरा रही थीं कि मिंग शिनई के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। वे भी उसे पसंद नहीं करती। वह खुद भी एक कर्मचारी है और एक महिला बॉस होने का दिखावा करती है, लेकिन वे उसे कभी नाराज करने की हिम्मत नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता था कि लिवेई के साथ उसका एक खास रिश्ता है। और मिंग की बातें सच लगती हैं कि लिवेई आज कैसा व्यवहार करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मिंग शिनई से ज्यादा खूबसूरत है तो लिवेई शिनई के पास क्यों जाएगा? वे सब मन ही मन हंसे। अध्याय 53 अपनी समझ के लिए प्रार्थना करें। शिनई हैरान थी। मिंग की बातें बिल्कुल सही थीं। इससे न सिर्फ उसकी छवि खराब होगी, बल्कि मिंग को भी एक दयनीय पत्नी बनने में मदद मिलेगी जिसकी बहन उसके पति को छीनने की कोशिश कर रही है। सबकी आलोचनात्मक निगाहें देखकर वह डर गई और बुरी तरह रोने लगी। जब वह रोने लगी तो वह बिल्कुल सफ़ेद कमल की तरह थी और लोग नर्म पड़ने लगे, खासकर पुरुषों को शिनई पर तरस आने लगा। लेकिन बॉस के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। शिनई जानती है कि रोना ही हालात बदलने का सबसे अच्छा हथियार है। उसने लिवेई की प्रतिक्रिया देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी नज़र उस कुतिया ज़ीमिंग पर टिकी थी। वह गुस्से में दांत पीसने लगी। जब ज़ीमिंग ने उसे दयनीय रूप से रोते देखा तो उसने मन ही मन खींचकर कहा, हाँ, तो अब उसने रोने का तरीका बदल दिया है। ये लड़की सफ़ेद कमल का नाटक करने में वाकई माहिर है। लेकिन छोटी बच्ची, मैंने अपनी नंगी आंखों से 2 दुनियाएं देखी हैं, तुम मुझे अपने सफ़ेद कमल वाले अभिनय से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वह बिल्कुल उस जाओली जैसी दिखती है। उसने आह भरी। मुझे लगता है कि मैं इन सफ़ेद कमलों को लेकर कभी नहीं भाग सकती। ये दुनिया के अंत तक मेरा पीछा करेंगे, लेकिन अब कम से कम मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना है और लिवेई भी मुझ पर विश्वास करता है। ये सोचते ही उसने अनजाने में पीछे मुड़कर उसे देखा। जब उसकी नज़र उसकी आश्वस्त करने वाली नज़रों से मिली तो उसकी सांस फूल गई। इस आदमी ने बहुत सारी तितलियां खींच ली हैं। मुझे नहीं पता कि अभी और कितना कुछ आना बाकी है, लेकिन पहले मुझे इस प्यारी बहन से निपटना होगा। उसने अपने सामने रोती हुई शिनई को देखा और अपना हाथ बढ़ाया। शिनई ने सोचा कि वो उसे थप्पड़ मार देगी। वो डरी हुई थी, पर अपनी जगह से हिली नहीं, क्योंकि उसकी योजना कामयाब होने से बस एक कदम दूर थी। एक थप्पड़ से इतना दर्द नहीं होगा। अगर वो सबकी दया पा सके तो ये सब उसके लिए सही है। उसने अपनी सबसे कमज़ोर हालत दिखाई। बाहर जमा लोगों को भी लगा कि मिंग उसे मारेगा। लिवेई उदासीन थी। सभी को आश्चर्य हुआ कि मिंग ने उसे नहीं मारा। इसके बजाय उसने एक बड़ी बहन की तरह शांति से अपने आंसू पोंछे। फिर उसने प्यार से शिनई को देखा और मुस्कुराए। हर कोई उलझन में था कि उनके सामने क्या हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि मिंग ने कभी शिनई को अपनी बहन नहीं माना, लेकिन आज उसे क्या हो गया है? वह अलग लगती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभी अभी कोमा से जागी है?
यही वजह होगी, उसने अपना दिमाग खो दिया होगा। तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें डांट नहीं रही, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो मैंने सुना, पर मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। फिर तुम मुझे ऐसा क्यों दिखा रही हो जैसे मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ? मिंग ने दुखी और अपमानित भाव से कहा। फिर उसने आगे कहा, मुझे पता है कि इन अफवाहों का सबसे ज्यादा असर तुम पर पड़ा होगा, और मैं इसकी वजह से तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ सब कुछ सुझाने आई हूँ। चिंता मत करो, बड़ी बहन यहाँ है, मैं सब कुछ सुलझा दूंगी, तुम मुझ पर यकीन करो, उसने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। और वो बड़ी बहन जैसी लग रही थी जो अपनी बहन की देखभाल कर रही थी जिसे तंग किया जा रहा था। शिनाई ने उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या वो बेवकूफ़ है या कुछ और? क्या उसे अपने पति को रिझाने के लिए उसे डांटना नहीं चाहिए था? पर हो क्या रहा है? वो मिंग है या उसकी हमशक्ल? फिर मिंग ने ऑफिस के बाहर जमा भीड़ की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि उसका लिवेई के साथ एक खास रिश्ता है, लेकिन यकीन मानिए ऑफिस में कर्मचारी और नियोक्ता के रिश्ते से ज्यादा कुछ नहीं होता। और ऑफिस के बाहर वे सिर्फ जीजा साली हैं और कुछ नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि अफवाहें सच हैं, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और लिवेई मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है कि वह मुझे छोड़कर कभी किसी और औरत के पास नहीं जाएगा। इसलिए कृपया शिनाई को गलत मत समझिए, वह भी जवान है, इसलिए उसे खुद को संभालना नहीं आता और ये अफवाहें उड़ी। लेकिन मैं आपसे समझदारी की गुजारिश करती हूँ कि आप उसके साथ अलग व्यवहार न करें। वह भी आपकी तरह ही है, जिन कॉर्पोरेशन की एक कर्मचारी, इसलिए उसके साथ उचित व्यवहार करें और वह जो करती है उसकी हकदार है, इसलिए उसकी गलती सुधारने में संकोच न करें। मैं आपकी समझदारी की गुजारिश करती हूँ। अपनी बात पूरी करते हुए उसने कर्मचारियों को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। सब हैरान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसके इरादे समझ गए हैं। अभी वह एक बड़ी बहन की तरह लग रही थी जो अपनी बहन का ख्याल रखती है। सभी कर्मचारी झुक गए, खासकर बुजुर्ग कर्मचारियों और महिलाओं ने मिंग का दर्द महसूस किया और उनकी नज़र में मिंग वो बहन बन गई जो अपनी बहन की इज्जत साफ करने आई है। भले ही वो अपने पति को बहकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो अपनी बहन के लिए आवाज़ उठा रही है। उसके चेहरे पर दर्द देखकर वे भावुक हो गए। हालांकि वे शिनाई के प्रति अलग थे और उसे कभी डांटने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब मिंग ने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उसकी गलतियों को सुधारें। इससे उन्हें सम्मान मिलता है और उचित व्यवहार पाकर अच्छा लगता है। अब उनकी नज़रों में मिंग की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई है। लिवेई ने भी मिंग की तरफ देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ये लड़की दिमागी खेल खेलना जानती है, पर उसे यह जी मिंग पसंद है जो पहले जैसी बेवकूफ़ नहीं रही। अध्याय 54, उसे पागल बनाने के लिए पर्याप्त। मिंग का व्यवहार देखकर शिनाई आग बबूला हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिंग इस तरह की बात कर बैठेगा। और कैसी छोटी बहन, वो मुझसे बस कुछ ही महीने बड़ी है और मैं उसे बड़ी बहन कहती हूँ, पर वो खुद को बड़ी बहन कैसे मान सकती है? हाँ, बस देख शिनाई मिंग, मैं तेरा जीना नर्क कर दूंगी। इस बार तो तुम नहीं मरे, लेकिन मैं देखूंगा कि अगली बार तुम कैसे जीवित रह सकते हो। और आज तुम जी मैंशन में डिनर पर आओगी ना? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जी परिवार की असली बेटी कौन है। जी परिवार में तुम एक अभिशाप के सिवा कुछ नहीं हो। मैं पापा से शिकायत करूंगी और देखूंगी कि उनके प्रकोप से तुम्हें कौन बचा सकता है। ये सोचते हुए उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जब मिंग ने अपना नाटक खत्म किया तो उसने लिवेई की तरफ देखा और एक मासूम सी मुस्कान दी। लिवेई अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसने इस औरत को कम आंका था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। आज वह उसे काम से परिचित कराने और उसके लिए एक उपयुक्त पद ढूंढने के लिए अपने साथ ले आता है। लेकिन अब उसने खुद उसका काम देखा है। अब उसे पता है कि उसकी क्या जगह है। वह उसे जनसंपर्क विभाग में कोई पद देगा, क्योंकि वह जानती है कि लोगों की राय कैसे बदली जाती है और किसी की छवि कैसे बदली जाती है। वह इस क्षेत्र में अव्वल आएगी। उसने मिंग की ओर महत्वाकांक्षी नज़रों से देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी लड़की वाकई होशियार है। उसके बाद उसने सभी कर्मचारियों को काम पर जाने के लिए विदा कर दिया। फिर वह शिनाई की ओर मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जाओ और अपना काम करो। उसने उसे घमंड से डांटा। जी शिनाई ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उससे इस तरह बात करेगा। उसने गुस्से से मिंग की तरफ देखा और सोचा, जरूर इस कुतिया की वजह से होगा। मैं तुझे मार डालूंगी कुतिया। वह गुस्से से दांत पीसती हुई अपने दफ्तर चली गई। मिंग ने उसके हाव भाव देखे तो वह खुश हो गई। वह उस पर मुस्कुराए और मन ही मन हंसी। हाँ, तुम खेलना चाहती थी ना? तो मेरा खेल कैसा रहा? वह हंसी और शिनाई को अनदेखा करके ऑफिस रूम में सोफे की तरफ चली गई और वहां उदासीनता से बैठ गई। शिनाई के जाते ही लिवेई ने दरवाज़ा खुद बंद कर लिया। अब वह उसकी पत्नी के साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता था। आखिरकार वह पहली बार उसके दफ्तर आई थी। हालांकि वह काम के सिलसिले में यहाँ आई है, लेकिन आज वह उसकी कर्मचारी नहीं बल्कि उसकी पत्नी है। तो वह इस मौके का फायदा कैसे न उठा सकता था। वह भी सोफे पर जाकर उसके पास बैठ गया। उसने उसकी चालाक आंखों में देखा और कहा, तुम कमाल की थी। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी श्रद्धा भरी निगाहों से मिली। वह शर्मा गई। उसके गाल लाल और गर्म हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह अपनी बात ऐसे कैसे कह सकता था? वह तो बस उसे मुसीबत से बचा रही थी। ठीक है, उसने कुछ गलत नहीं किया था। उसने उसकी तरफ देखा और उलझन में होने का नाटक किया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए उलझन से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उसके बेरुखी भरे व्यवहार पर वह हंस पड़ा। ये लड़की तो खेल खेलना जानती ही है और अब नाटक भी कर रही है। उसने सोचा, तो तुम खेलना चाहती हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसकी आंखें जोश से भर गईं। वह उसकी तरफ बढ़ा। वह उसकी हरकत से हैरान रह गई और दूरी बनाने की कोशिश में पीछे की ओर खिसक गई।
उसे पीछे जाते देख वह आगे बढ़ा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक उसकी पीठ सोफे के कोने से नहीं लग गई और वह उसकी तरफ झुककर उसे दबा नहीं रहा था। मिंग इस शर्मनाक स्थिति को देखकर शर्मा गई। वह उसकी भावुक आंखें देख सकती थी। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की लेकिन वह उसके आगे टस से मस नहीं हुआ। उसकी ताकत उसके जुनून के आगे कुछ भी नहीं है। उसने उसकी तरफ देखा और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था कि तुम कमाल की हो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी और औरत के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम परफेक्ट हो। ये कहते हुए उसने नीचे देखा। उसकी नज़र उसके वक्षस्थल पर थी। उसकी नज़रें गहरी हो गईं। ऊपर से वह उसकी पोशाक में से उसके अंग देख सकता था। उसकी आंखें वासना से भरी थीं। मिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो वह शर्मा गई। उसने अपने हाथों से अपनी छाती ढक ली। वह बहुत शर्मिंदा थी। यह आदमी इतनी बेबाकी से कैसे कह सकता है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती। उसने उसे फिर से धकेलने की कोशिश की लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वह इतनी थक गई थी कि उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। लिवेई उसके मनमोहक भाव पर हंस पड़ी। वह दुखी थी क्योंकि वह उसे दूर नहीं धकेल पा रही थी और थकी हुई थी। उसके गाल लाल और गर्म थे। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। वह एक छोटी सी गुस्सैल खरगोश जैसी लग रही थी। और भला कौन प्यार नहीं कर सकता, नन्ही खरगोश। उसकी आंखें वासना से भर गईं। उसके शरीर में खून का दौड़ना शुरू हो गया। इस दृश्य को देखकर उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। ये दृश्य और भी उत्तेजक था। उसे ऐसा पहले कभी नहीं लगा था जब उसने अपने सामने लगभग नग्न खड़ी कई महिलाओं को देखा था, लेकिन उनका प्यारा सा गुस्से वाला चेहरा उसे पागल करने के लिए काफी था। अध्याय 55 बाधित। चेतावनी, इस अध्याय में वयस्क सामग्री है। अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस अध्याय को छोड़ सकते हैं। इसमें जरूरी कथानक नहीं है। ... फिर वह उसकी ओर झुका, अपने होंठ उसके होंठों के कोनों से रगड़ते हुए उसके कानों की ओर बढ़ा। इससे मिंग बेचैन हो गई। उसे लगा जैसे उसका शरीर उसके प्रभुत्व में सुनना पड़ रहा है। वह इस समय कोई महारानी नहीं थी, बल्कि एक युवती थी जो अपने सामने खड़े उस खूबसूरत चेहरे की चाहत को दबा नहीं पा रही थी। वह उसके कानों के पास गया और उसके कान के लोब को हल्के से काटा और फिर उसे चूसा। उसने हल्की सी कराह भरी। ये कराह उसे पागल करने के लिए काफ़ी थी। उसका जोश और बढ़ गया। उसने उसकी कमर को अपनी बाहों में कस लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए। वे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की दिल की धड़कन सुन सकते थे। लिवेई उसके कानों को कुतरता और काटता रहा। वह फिर से कराह उठी। अब उसे पता चल गया था कि उसका सबसे संवेदनशील हिस्सा उसके कान हैं। अब तक वह अपनी सारी सुध बुद्ध खो चुकी थी। अब वह उसे धकेलना भूल गई थी और इस एहसास में डूबी हुई थी। यह एहसास इतना गहरा था कि उसके पैर कमज़ोर पड़ गए थे। वह सोफे पर भी संतुलन नहीं बना पा रही थी और अगर लिवेई उसे न पकड़े तो सोफे से नीचे भी फिसल सकती थी। ये तेज़ हार्मोन्स का प्रवाह उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जब उसने पहले उसे पहली बार दिया था तब भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे हर तरह की संवेदनाएं महसूस हो रही थीं। लिवेई को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कमज़ोर पड़ रहा है और उसकी प्रतिक्रिया देखकर वह मुस्कुराया। वह खुश था कि उसके स्पर्श से उसकी यह प्रतिक्रिया हुई। फिर उसने उसके कान चाटे। वह सिहर उठी। उसने उसकी सिहरन महसूस की। उसका एक हाथ उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था और दूसरा उसके उभारों को महसूस कर रहा था। वह उसकी गर्दन से कॉलरबोन तक और वहां से उसके स्तनों तक पहुंच रहा था। जब उसने उसके सुडौल उभारों को छुआ तो वह कराह उठी। उसने उसे धक्का नहीं दिया। वह मुस्कुराया। उसने उन्हें मसलना शुरू कर दिया, हर इंच को महसूस किया। फिर उसने अपना हाथ उसके पेट से होते हुए उसकी जांघों तक सरका दिया। उसने अपने हाथ उसकी नंगी जांघों पर फिराने शुरू कर दिए। जब उसके ठंडे हाथों ने उसकी नंगी जांघों को छुआ तो वह सिहर उठी। उसके शरीर के किसी हिस्से में सनसनी दौड़ गई। उसे अपने शरीर में कुछ गर्म सा महसूस हो रहा था। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी थीं। वह धीरे धीरे उसकी जांघों को सहलाता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। वह अपने हाथ उसकी आसमानी नीले रंग की ड्रेस के नीचे डालता है। जब उसके हाथ उसकी अंदरूनी जांघों को छूते तो वह सिहर उठती। अब उसने अपना मुंह उसके कानों से हटाकर उसके होंठों पर रख दिया। पहले उसने उसे धीरे से चूमा। उसके होंठ उसके होंठों से बिल्कुल सटे हुए थे। उसने उसके नमीयुक्त होंठों को चूसा। उसकी सारी नमी सोख ली जिससे उसकी सांसें थम सी गईं। चुंबन जोश से भर गया। फिर उसने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी जिससे वह जोर से सिहर उठी। उसने अपनी जीभ से उसकी जीभ चाटी। उसे चूसने लगा। उसके मुंह के हर कोने का स्वाद चखने लगा। मिंग भी उस पल में खो गई थी। उसने अनजाने में अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेट लीं और उनके बीच की दूरी कम कर दी। इससे लिवेई और उत्तेजित हो गई। उसने अपना हाथ उसकी पोशाक के नीचे डाल दिया, उसके स्त्रीत्व से कुछ दूरी पर। इससे मिंग सिहर उठी। इस पल लिवेई ने अपना ध्यान उसके होंठों से हटाकर उसकी गर्दन पर केंद्रित कर दिया। वह उसकी गर्दन की ओर झुका, उसे चाटने और चूसने लगा। उसने उसे काटा भी जिससे उसके शरीर पर निशान पड़ गए। मिंग दर्द से कराह उठी और उसके बालों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब उसने एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे और दूसरा हाथ उसके कंधे पर था। जैसे ही उसने उसे काटा उसने उसके बालों और कंधों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसके नाखून उसके कंधे पर गड़ रहे थे, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके शरीर का बस एक हिस्सा दर्द से तड़प रहा था जो उसे बुला रहा था। फिर उसने उस जगह को चाटा जहां उसने काटा था और अपनी जीभ से उसे आराम पहुंचाने की कोशिश की। वह शांत हो गई। उसकी जीभ की ठंडक उसके शरीर के अंदर तक पहुंच गई। वह खुद को सुनना और कमज़ोर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। वह उसकी कॉलरबोन तक पहुंच गया और उसे चूसने और चाटने लगा। उसके हाथ उसकी अंदरूनी जांघों पर भी खेल रहे थे जिससे बीच बीच में वह कराह उठती थी। वह उसके स्तन की ओर बढ़ रहा था, जहां भी जाता हर हिस्से को चाट रहा था और उसके हाथ भी उसकी स्त्रीत्व के करीब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे।
दोनों ही जुनून की गर्मी में डूबे हुए थे। जैसे ही उसके हाथ उसकी स्त्रीत्व को छूने वाले थे और उसका मुंह उसके स्तन की ओर बढ़ रहा था, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने हाथ हवा में और मुंह उसकी छाती के ठीक ऊपर रोककर उसने गुस्से से दांत पीस लिए। इस समय कौन उसे बीच में रोकने की हिम्मत कर सकता है। अध्याय 56 कोई उसे नियंत्रित करने के लिए। दस्तक दस्तक। जब लिवेई ने दस्तक सुनी तो उसके हाथ बीच में ही रुक गए। उसने मन ही मन गालियां दी, लेकिन उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मिंग अचानक अपनी समाधि से जाग गई। उसने अचानक उसे धक्का दे दिया जब उसे एहसास हुआ कि वे क्या कर रहे हैं। वह उसके आलिंगन से छूटकर सोफे से उठ खड़ी हुई। फिर उसने उसे अविश्वसनीय दृष्टि से देखा। जब वह खड़ी हुई तो लिवेई ने दरवाजे की तरफ घूरा। वह बहुत गुस्से में था। वह लगभग वहां पहुंच ही गया था और उसने उसे धक्का भी नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े उस व्यक्ति की वजह से उसकी पूरी योजना चौपट हो गई। वह इतना गुस्से में था कि बाहर वाले को भी मार सकता था। वह खड़ा हुआ और मिंग को उसके कपड़े ठीक करने में मदद की। मिंग उसे घूर रही थी, लेकिन उसने उसकी नज़र अनसुनी कर दी और उसके कपड़े ठीक कर दिए। फिर वह उसके होठों की ओर बढ़ा और अपने अंगूठे से उन्हें सहलाकर धब्बेदार लिपस्टिक को हटाया। मिंग ने अपना हाथ थपथपाया और अपना चेहरा साफ करने के लिए बाथरूम में चली गई। उसने अपनी हथेलियां अपने चेहरे पर रखी, जो टमाटर की तरह लाल और सूरज की तरह तप रहा था। वह बहुत गर्म था। वह उसे धोकर ठंडा करना चाहती थी। जब लिवेई ने उसे बाथरूम की ओर भागते देखा तो वह हंस पड़ा। फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा जो लगभग वहां पहुंच ही गए थे। फिर उसने आंख भरी। तभी उसे फिर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ घूरा और लंबे लंबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोई ज़रूरी काम हो, वरना। दरवाज़ा खोलते ही उसने अपने निजी सहायक गू शाओ को मुस्कुराते हुए खड़ा देखा। लेकिन जब उसने लिवेई का ठंडा और गुस्सैल चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। लिवेई, यह क्या है? उसने गुस्से से पूछा। गू शाओ, आह सर, मुझे मैडम के आत्महत्या मामले के बारे में पता चला, उसने हकलाते हुए कहा। लिवेई ने अपनी बाहें उठाईं और जैसे ही वह कुछ और पूछने वाला था, उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। वो मिंग था। वो बाथरूम से आए और उसे दरवाजे पर किसी से बात करते हुए पाया। उसने पूछा, ये कौन है? आह, ये गू शाओ है। वह मुझे मेरा आज का कार्यक्रम बताना चाहता था। लिवेई ने सीधा झूठ बोला। फिर वह गू शाओ की ओर मुड़ा और उससे कहा, मीटिंग कल तक के लिए टाल दे। आज वह अपनी महिला बॉस को ऑफिस दिखाएगा। अंडरस्को। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह मिंग की ओर गया। उसने उसे पीछे से कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। वह हिली नहीं, उसे गले लगाने दिया। क्या हमें जारी रखना चाहिए? उसने चंचल स्वर में पूछा। वह शर्मा गई और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर वह सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, रोमांस करने नहीं। और मैं तुम्हारे काम में खलल नहीं डालना चाहती, इसलिए जाओ और अपनी मीटिंग्स करो। तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं आज नहीं जा सकता? और मैं तुम्हारे लिए एक जगह का प्रबंध कर सकता हूँ और तुम्हें काम में भी समायोजित होना होगा, है ना? उसने पिल्ला जैसी आंखों से उसे देखते हुए कहा। वह हंसी। नहीं मिस्टर जिन, आप बॉस हैं, आप अपना काम कैसे कम कर सकते हैं? बस जाए और अपना काम कीजिए। मैं ठीक हो जाऊंगी और खुद ही अपने आसपास देख पाऊंगी, उसने उसकी गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा। फिर वह अनिच्छा से मीटिंग में जाने के लिए उठा। उसने गू शाओ को उसे घुमाने का निर्देश दिया। मिंग, क्या उसे मीटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है? मैं खुद जा सकता हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। लिवेई, बैठक उसके बिना हो सकती है, लेकिन तुम नहीं हो सकती। और तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि और लोग तुम्हें गलत समझें और तुम्हारा अनादर करें। इसलिए उसे भी जाने दो। मिंग ने आह भरी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को अपना अपमान करने दूंगा? क्या तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते? मैं अकेली जाऊंगी और वह तुम्हारे साथ मीटिंग में जाएगा। और बस, अब कोई बात नहीं। उसकी जिद देखकर लिवेई ने आह भरी और अनिच्छा से सिर हिला दिया। ये पूरी चर्चा उनके कार्यालय के बाहर हुई है, जहां सबने इसे देखा। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अंडरस्को। वहां मौजूद गू शाओ ने भी मिंग को सम्मान से देखा। आखिरकार बॉस के पास उसे नियंत्रित करने वाला कोई तो है। वह मन ही मन हंसा। अध्याय 57 वैश्विक मनोरंजन संपादित। चर्चा के बाद लिवेई विदेशी निवेशकों के साथ अपनी बैठक के लिए चले गए। जिन कॉर्पोरेशन एक बड़ा समूह है। मनोरंजन उद्योग पर इसका गहरा प्रभाव है। जिन कॉर्पोरेशन के अंतर्गत कई अभिनेता काम करते हैं और सभी बेहद प्रसिद्ध और सफल हैं, यहाँ तक कि जिन लियांग भी। जिन कॉर्पोरेशन ने कई फिल्मों में भी निवेश किया है और वे सभी ब्लॉकबस्टर रहीं। और जिन लिवेई को मनोरंजन उद्योग का बादशाह माना जाता था। हालांकि मूल रूप से यह मनोरंजन उद्योग में नहीं था, लेकिन उनके भाई जिन लियांग के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपनी पहुंच का विस्तार किया। और यह अब तक के सभी कार्यों में सबसे सफल साबित हुआ। इस प्रकार जिन कॉर्पोरेशंस ने अपनी मनोरंजन कंपनी ग्लोबल वर्ल्ड को काफ़ी महत्व देना शुरू कर दिया। यह विशेष रूप से मनोरंजन उद्योग के कामकाज का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई थी। लिवेई के जाने के बाद मिंग भी ऑफिस देखने निकल गया। करीब 12 बज रहे थे और सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। हालांकि मिंग को हर कोई नहीं जानता, लेकिन सुबह की यह घटना पूरे ऑफिस में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब शिनई अपने ऑफिस पहुंची तो उसने भी लोगों को गपशप करते देखा, लेकिन शिनई के अंदर आते ही वे रुक गए। उसने उन्हें अनदेखा किया और अपने ऑफिस चली गई। और यह खबर कि लेडी बॉस विभागों में जाकर उनका काम देखेंगी, आग की तरह फैल गई। सब लोग अपने डेस्क और काम साफ करने के लिए इधर उधर भागने लगे। यहाँ तक कि हेड मैनेजर भी मिंग का स्वागत करने के लिए आगे आए। वे सब कुछ देखने के लिए निगरानी कर रहे थे। वे सीईओ के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि गु शाओ ने मिंग के आने की सूचना दे दी थी और उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करना था। सभी उनकी अहमियत समझ गए थे, वे उसे अपमानित नहीं कर सकते। मिंग जब भी किसी विभाग में जाती, हेड मैनेजर उसका स्वागत करने आ जाते, उसे बैठने की जगह, ड्रिंक्स और स्नैक्स देते। वह दंग रह गई। वह बस इधर उधर घूमना चाहती थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। अपनी यात्रा के अंत में वह थककर चूर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह ये सब नहीं झेल सकती। अगर वह यहाँ काम करती रही तो चैन से नहीं रह पाएगी। कोई भी उसे काम देने की हिम्मत नहीं करेगा। वह जनसंपर्क विभाग के सामने से गुजरी, लेकिन वह अंदर जाकर शिनई से दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अपना चक्कर पूरा करने के बाद सीधे उसके कार्यालय की ओर चल पड़ी। जब वह ऑफिस गई तो सेक्रेटरी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। अब वह उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे पसंद करती है। ऑफिस पहुंचकर वह मेज़ पर रखी एक पत्रिका पढ़ने लगी। उसके कवर पर जिन चेन की तस्वीर थी। पढ़ते पढ़ते उसे ग्लोबल वर्ल्ड और मनोरंजन उद्योग के बारे में पता चला। ये काम उसे मज़ेदार लगा। उसे जिन कॉर्पोरेशन में काम करने से ज़्यादा इसमें रुचि थी। कुछ देर पढ़ने के बाद वह थक गई और सोफे पर सो गई। मीटिंग खत्म होने पर लिवेई सीधे अपने ऑफिस आया। तभी उसे पता चला कि वह वापस ऑफिस आ गई है। वह गु शाओ के साथ ऑफिस में गया, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि वह सोफे पर सो रही है। उसने गु शाओ को जाने का इशारा किया। फिर वह उसकी ओर बढ़ा। उसने उसका सोया हुआ चेहरा देखा। वह इतना मासूम और खूबसूरत लग रहा था कि उसे चूमने का मन हुआ, लेकिन वह बिना ढके सो रही थी। उसने अपना शरीर एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया था। लिवेई एक कंबल लाया और उसे अच्छी तरह से उड़ा दिया। फिर उसने उसके चेहरे को सहलाया और उसे चूमने के लिए झुका। उसके होंठों पर एक चुंबन दिया और उसे प्यार भरी नज़रों से देखा। फिर वह बाहर गया और उन्हें आदेश दिया कि वे शोर न मचाएं और उन्हें परेशान न करें। सभी अंडरस्को। फिर वह अपनी मेज पर गया और जितना हो सके कम से कम शोर करते हुए अपना काम जारी रखा। अध्याय 58। बस एक मौका। जब मिंग की नींद खुली तो उसने देखा कि वह सो गई थी और लिवेई भी वापस आ गया है। उसने कंबल समेटा और उसके ऑफिस डेस्क की ओर चल पड़ी। जब लिवेई को उसकी हलचल का एहसास हुआ तो उसने ऊपर देखा और पूछा, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं कितनी देर से सो रही थी? उसने उससे पूछा। उसने उसकी ओर देखा और कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, मुझे लगता है कि 2 घंटे हो गए हैं। उसने लापरवाही से कहा, क्या तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था? अब दोपहर का भोजन हो चुका है, कुछ खाया? उसने चिंतित होकर पूछा। वह ऑफिस और काम देखने आई थी, लेकिन उसे नींद आ गई। कितना निराशाजनक है, ये शरीर इतना कमज़ोर है और इन दिनों आसानी से नींद आ जाती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये 3 महीने कोमा में रहने की वजह से है, उसने मन ही मन सोचा। लिवेई ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान देखकर वह लाल हो गई। यह आदमी इतना सुंदर है कि उसे संभालना मुश्किल है। तो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं और यहीं खा लेते हैं। लिवेई ने सिर हिलाया और अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर उनके लिए 2 लंच बॉक्स और उसके लिए फ्लेवर्ड दही मंगवाया। वह जानता है कि उसे फ्लेवर्ड दही खाना पसंद है। मिंग ने दही का ऑर्डर देते समय मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी लंच बॉक्स और दही लेकर आए। उन्हें कॉफ़ी टेबल पर रखकर वह वापस चली गई। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। लिवेई ने मिंग के लिए लंच बॉक्स खोला और उसे दे दिया। उसके इस छोटे से इशारे पर मिंग के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। इस इशारे से उसका दिल खुश हो गया। खाना खाते हुए मिंग कुछ सोच में पड़ गया और खाना बंद कर दिया। लिवेई ने उसके गंभीर भाव देखकर पूछा, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर मिंग अपनी तंद्रा से वापस आए और बोली, कुछ नहीं। उसने बेपरवाही से कहा और फिर खाना खाने लगी। लिवेई ने भी उसे कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं किया। मिंग कार में पहले हुए अपने सिरदर्द के बारे में सोच रही थी। उसने इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी और वह आवाज़ उसकी आवाज़ जैसी लग रही थी। लेकिन उसने उसकी आवाज़ क्यों सुनी? और वह आवाज़ इतनी कोमल लग रही थी। उसने उससे कभी इस तरह बात नहीं की। और वह एक अलग दुनिया में है और उस दुनिया में झाओ मिंग को मर जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसी आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही हैं? वह सोच रही थी कि क्या यह उसका भ्रम था या उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। जब उसने लिवेई की आवाज़ सुनी तो उसने उसकी ओर देखा और अपने विचारों को दूर कर खाना जारी रखा। जी राजवंश, पूर्णिमा बस 2 दिन दूर है और उसके जागने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। डॉक्टर रोज़ाना उसकी जांच के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी ही है। जी चेंग अधीर हो रहा था। वह महारानी का पद किसी और को नहीं देना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि महारानी ने उसे अंतिम चेतावनी दे दी थी। वह चाहता था कि वह जाग जाए और अपने मुंह से उसका नाम पुकारे। वह उसे बताना चाहता था कि उसने कभी उससे नफरत नहीं की। वह बस सारी गलतफहमियां दूर करने का एक मौका चाहता था। वह अतीत के बारे में सोचने लगा। जब उसने उसे पहली बार देखा था, वह उसके पिता के साथ महल में आई थी। उस समय वह सिर्फ 10 साल की थी और वह 15 साल का। जब उसने उसे बगीचे में देखा तो वह महल में ताजगी की सांस जैसी लग रही थी। वह मासूम थी, महल के चालाक लोगों जैसी नहीं। वह बगीचे में एक तितली के साथ खेल रही थी और खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। जब उसने उसकी मुस्कान देखी तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उस समय वह खुश लग रही थी, लेकिन महल में आने के बाद से उसकी खुशी, उसकी मुस्कान गायब हो गई है। यह उसके लिए एक पिंजरे की तरह है जो उसे अपने पंख फैलाकर उड़ने नहीं देता। वही उसके दुख, उसके दर्द का कारण है। अब जब वह उस बारे में सोचता है तो उसे उस पर तरस आता है। हालांकि यह उसके दादाजी की ही व्यवस्था थी, पर उसने कभी उससे नफरत नहीं की। दरअसल वह पहली लड़की थी जिसमें उसकी रुचि थी, जिसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया था।
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह आसपास नहीं होगा तो उसकी माँ उसका जीवन नरक बना देगी। शादी के कुछ समय बाद ही वह युद्ध के लिए निकल गया और वह पीछे छूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ उसे इतना सताएगी कि वह मुस्कुराना भी भूल जाएगी। और जब उसने विवाह के लिए जियोली से शादी की तो उसने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसे अधिक दुख होगा। वह उसे कभी समझ ही नहीं पाता। वह उसकी रक्षा करने में नाकाम रहा और उसे कभी उससे ये सब कहने का मौका ही नहीं मिला। उसने आह भरी। अध्याय 59। मैं वैश्विक दुनिया में जाना चाहता हूँ। देर रात खाना खाने के बाद वे चाय पीने बैठे। चाय पीते हुए लिवेई ने बेपरवाही से पूछा, तो ऑफिस का दौरा कैसा रहा? मिंग, यह अच्छा था। और तुम्हें पता है, मैं बस यूं ही इधर उधर देखना चाहती थी, लेकिन मैं जहां भी जाती हूँ हर कोई मेरे साथ किसी बड़े आदमी जैसा व्यवहार करता है। ये तुम्हारा ही काम है ना? उसने उसे शक भरी निगाहों से देखा। लिवेई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं आपके आदेशानुसार बैठक में गया था। और क्या उनके लिए अपनी महिला बॉस को विशेष उपचार देना गलत है? उसने लापरवाही से कहा। ये देखकर मिंग हंस पड़ी। वह इस आदमी से बहस नहीं कर सकती। फिर लीवेई ने कहा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हो। तुम्हारी डिग्री भी इसके लिए उपयुक्त है और इसके अलावा मैंने सुबह ही तुम्हारी प्रतिभा देखी थी। तुम आसानी से नेटिजन्स की राय को प्रभावित कर सकते हो। अपनी बात पूरी करते हुए वह हंस पड़ा। मिंग ने उसे घूरा। उसका गुस्सा देखकर उसने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए। वह खिलखिला उठी। मिंग कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसे काफी देर तक देखते रहने के बाद वह उसकी ओर मुड़ा। उसका सिर अपराध बोध से नीचे झुका हुआ था। उसने पूछा, क्या हुआ? अपना कप मेज पर रखते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। हिम्मत जुटाकर उसने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूं कि मैं पब्लिक रिलेशंस में काम नहीं करना चाहती तो क्या तुम मुझे डांटोगे? उसने शर्मिंदगी से पूछा। उसे अपनी यादों से पता है कि जब वह ज़िशिनई के लिए अपनी नफरत जाहिर करती है तो लिवेई उसे पसंद नहीं करता। लिवेई ने उसकी तरफ भौहें चढ़ाईं। उसे किसी तरह समझ आ गया कि वह जनसंपर्क विभाग में काम क्यों नहीं करना चाहती। क्योंकि जनसंपर्क विभाग में उसे ज़िशिनई से नियमित रूप से मिलना पड़ता है और वह उसे बिना किसी वाजिब कारण के नौकरी से निकाल भी नहीं सकता था और न ही देश निकाला दे सकता था। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में झिझक देखकर उसका दिल पिघल गया। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, अगर तुम वहां काम नहीं करना चाहती तो मत करो। पर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। वह हंसा और प्यार से उसके बालों को सहलाया। तो क्या तुम्हारे मन में कुछ है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने प्यार से पूछा। उसकी बातों से उसे थोड़ा आत्मविश्वास मिला। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर उस पत्रिका की ओर उंगली उठाई जो वह पहले पढ़ रही थी और बोली, मैं वहाँ काम करना चाहती थी। उस दिन लियांग गेगे ने भी मुझे मनोरंजन के बारे में बहुत कुछ बताया था और मुझे वह काफ़ी दिलचस्प लगी थी। लेकिन आज मैंने ये पत्रिका पढ़ी और जितना ज़्यादा मैं पढ़ती गई उतना ही ज़्यादा इसकी ओर आकर्षित होती गई। ये कहते हुए उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, मानो किसी पिल्ले को अभी अभी खाना मिला हो। लेकिन उसका ध्यान गेगे शब्द पर था। कब से वे इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे को प्यार से बुलाने लगे थे। उसने उसे डांटने वाले अंदाज में देखा। वह उलझन में थी कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसने फिर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। उसके हाव भाव इतने नाजुक थे कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। उसने सोचा, मैं उससे बाद में निपट लूंगा। फिर उसने कहा, क्या तुम ग्लोबल वर्ल्ड जाना चाहोगे? वहाँ पब्लिक रिलेशंस भी हैं। तुम वहाँ जाकर पीआर विभाग में काम कर सकते हो। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हें जाना चाहिए। मैं गू शाओ से कहूँगा कि तुम्हारे लिए कोई जगह बना दे। उसने बेपरवाही से कहा, लेकिन बात यह है कि मैं वहाँ ज़्यादातर नहीं रहूँगा। मैं ज़्यादातर जिन कॉर्पोरेशन में ही रहता हूँ और ग्लोबल वर्ल्ड हमारी मनोरंजन कंपनी है। ये कहते हुए उसने उसकी आंखों में देखा। मिंग उसे गौर से देखती है। लीवेई, मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं करना चाहती क्योंकि एक तो शिनी है और दूसरा मैं सिर्फ मिसेस जिन के नाम से नहीं जानी जाना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम मेरी हैसियत से ज़्यादा बोले और मैं अपनी हैसियत खुद बना सकती हूँ। मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस पदवी की ज़रूरत नहीं है। उसने आत्मविश्वास से उसकी तरफ देखा। लिवेई ने उसकी तरफ भौहें चढ़ाईं। पहली बार उसने सुना था कि वह मिसेस जिन की उपाधि का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। तो फिर तुम क्या करने वाली हो? हिम्मत जुटाकर उसने कहा, मैं ग्लोबल वर्ल्ड में पीआर विभाग के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि वहाँ पब्लिक रिलेशंस में एक पद खाली है। मैं वहाँ जी मिंग के रूप में इंटरव्यू देना चाहती हूँ, मिसेस जिन के रूप में नहीं। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे सामने तो इज्जत से पेश आएं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करें। तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत किसने की? वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में कुछ बुरा कहें। तुम यहाँ मुख्य बात समझ नहीं रही हो। मैं बस एक इंटरव्यू देना चाहती हूँ और अपनी योग्यताओं से उसे पास करना चाहती हूँ। और अगर नहीं तो मैं कहीं और कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अपनी योग्यताओं से नौकरी पाना चाहती हूँ, चाहे वो ग्लोबल वर्ल्ड हो या कहीं और। इस बार उसने ठान लिया था। वह सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि इस दुनिया में अपना मुकाम बनाना चाहती है। वह अपने अतीत से पहले ही थक चुकी थी, जहां वह सिर्फ महारानी थी और कुछ नहीं। उसे यह उपाधि सम्राट से शादी के कारण मिली थी, लेकिन वह खुद वैसी नहीं बनना चाहती। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया था कि वह अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करके नई चीजें सीखेगी और इस दुनिया में अपना स्थान बनाएगी। अध्याय 60। समर्थन होना बुरा नहीं है। लिवेई ने उसकी बातें सुनी तो उसने आंखें सिकुड़कर उसे देखा। उसने उसे मजाकिया अंदाज में देखा। पहली बार उसने कुछ करने की बात कही थी। उसे हमेशा लगता था कि अपनी डिग्री का इस्तेमाल न करना उसके ज्ञान की बर्बादी है।
पहले भी उसने उससे कंपनी ज्वाइन करने के बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह चाहता था कि वह पहले एक इंटर्न के तौर पर शुरुआत करे। इस तरह वह और सीख सकेगी और आगे चलकर आत्मनिर्भर भी हो सकेगी। लेकिन उस समय उसने विरोध किया कि वह महिला बॉस थी, फिर उसे कर्मचारी के तौर पर शुरुआत क्यों करनी पड़ी, और उससे भी ज्यादा जीशिने के अधीन। उस समय उनकी बातचीत झगड़े में बदल गई और इस वजह से वह एक हफ्ते तक घर नहीं लौटा। लेकिन अब वह खुद शुरुआत से ही काम करने की बात कर रही थी, और वह भी अपना नाम मिसेस जिन न बताते हुए। वह हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मिंग, तुम्हें अपनी यादें तो है ना? उसके अचानक पूछे गए सवाल ने उसे चौंका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। उसने उसकी तरफ देखा और सावधानी से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब हमने पहले इस विषय पर बात की थी तो आपने कहा था कि आप अपनी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम क्यों करेंगी? आप महिला बॉस हैं, यह आपकी कंपनी है, तो आप नीचे से शुरुआत क्यों करेंगी? ये आपके शब्द हैं, आपको याद नहीं है? उसने शक से पूछा। उसने उलझन से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा कि क्या कोमा किसी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है? अगर करता है तो अच्छी बात है कि इसका उस पर असर हुआ, क्योंकि यह अच्छे के लिए है। मिंग उसकी बातें सुनकर चौंक गई। उसने अपने दिमाग में उस घटना को टटोलने की कोशिश की जब बातचीत के बाद उनमें झगड़ा हुआ था। हालांकि इसे बातचीत कहना ठीक नहीं है, तकनीकी तौर पर यह एक झगड़ा था। वह सोच रही थी, मुझे उस शरीर में क्यों स्थानांतरित होना पड़ रहा है जो मेरे बिल्कुल विपरीत है। वह बात करने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। उसकी प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने में बहुत समय लगेगा। इस लड़की ने खुद के साथ बहुत बुरा किया है। फिर वह झिझकते हुए बोली, मुझे याद है, लेकिन जानते हो, लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद मेरी सोच बदल गई। मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लोग मुझे मिसेस जिन के नाम से जानते थे, लेकिन पीठ पीछे हमेशा बातें करते थे। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे मेरे नाम से जाना जाए, न कि आपकी पत्नी के रूप में। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखें चमक रही थीं। वह उन आंखों में देखता रहा और एक पल के लिए खो गया। ये लड़की बहुत बदल गई है। उसने आह भरी। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही करना चाहती हो तो चलो ऐसे ही करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी बाहों से उसके कंधे थाम लिए। उसने उसे अपने पास खींचा और प्यार भरी नजरों से उसे देखा। तभी अचानक मिंग उसकी पकड़ से बाहर निकली और बोली, और मैंने देखा है कि ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते। मेरा मतलब है कि उन्हें पता है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन यह नहीं पता कि किससे। इसलिए जब तक मैं ग्लोबल वर्ल्ड में काम करती हूँ, मैं इसे गुप्त रखना चाहती हूँ। तुम इसे गुप्त रखना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं खुद को इतना सक्षम बनाना चाहती हूँ कि कोई यह न कह सके कि मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ, या कम से कम मैं आपके साथ आत्मविश्वास से खड़ी रह सकूँ। उसने बिना पलक झपकाए कहा, और तुम्हें ये मुकाम हासिल करने में कितना समय लगेगा? क्या तुम हमेशा सिंगल रहने का नाटक करती रहोगी? उसने उदास भाव से उसकी तरफ देखा। वो जानती है कि वो नाराज है। अपनी बीवी को कौन घूमने देगा? वो अकेली है। इससे लड़कों के उस पर दौरे डालने की संभावना बढ़ जाएगी, और अब वो पहले से ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत हो गई है। उसने कुछ देर सोचा और कहा, हमने ये देखने के लिए कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं, अपनी शादी को एक समयावधि देने का फैसला किया है। तो चलिए उस समयावधि का उपयोग करते हैं। आइए 6 महीने की समयावधि तय करते हैं। अगर कोई प्रगति नहीं होती है तो हम अपनी शादी की घोषणा सभी के सामने कर सकते हैं। आप क्या कहती हैं? उसने कुछ देर सोचा और अनिच्छा से कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर वह सोचने लगा कि उन्होंने अपनी शादी का जश्न क्यों नहीं मनाया। उन्होंने सिविल ब्यूरो में शादी की थी, और उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे मिलवाने के लिए भी कोई दावत नहीं रखी, क्योंकि उनके दादाजी की मृत्यु के एक हफ्ते बाद ही उनकी शादी हुई थी और उस समय वह अपनी शादी की घोषणा भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऑफिस में कुछ लोगों के अलावा किसी को भी उनकी शादी के बारे में पता नहीं चला। इसलिए इस खबर को नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं है। गोपनीय अनुबंधों के कारण उनके कर्मचारी बाहर कुछ भी नहीं बोल सकते। जी परिवार और उनके परिवार के अलावा उनके बारे में और कोई नहीं जानता, और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वह शादीशुदा हैं। और जी परिवार इस खबर का खुलासा नहीं करेगा, क्योंकि इससे जनता में मिंग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मुख्य रूप से उनके स्टाफ को उनकी शादी के बारे में पता है, लेकिन अन्य लोगों के लिए वह अभी भी एक संभावित कुंवारे हैं। उसने मिंग की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं हमारी शादी की खबर बाहर नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई समस्या आए तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ठीक है, उसने सिर हिलाया। हालांकि वह सब कुछ खुद संभाल सकती है, लेकिन किसी का साथ होना बुरा नहीं है। इस तरह का आश्वासन उसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।